नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं बैंक मनी, एनपीसीआई और एनपीसीआई के कुछ पेमेंट मैकेनिज़्म के बारे में। इससे पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने पेपर मनी के बारे में देखा था, जिसमें हमने कॉइन और करेंसी के बारे में देखा था कि कौन जो है वो 1 रुपये का सिक्का जारी करता है, कौन और उसके आगे के कॉइन जो करेंसी नोट्स हैं वो जारी करता है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा हमने देखा था। 2000 का नोट जो है विड्रॉ कर लिया गया है, इसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल करी थी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम हंसास कुमावत। मैं जेआरएफ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जेआरएफ हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 2 यूपीएससी मेंस लिख चुका हूँ। मास्टर्स मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही की है। बैचलर्स मेरी बिजनेस मैनेजमेंट से है और मुझे इस यूपीएससी के क्षेत्र में पढ़ाते हुए और दूसरे काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ये हो गया ब्रीफ डिस्कस इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं हम अपने आज के लेक्चर में। तो हम देख रहे थे मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर, ठीक है। अगर कोई भूल गया हो तो मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर देख रहे थे। उसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी देखा, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, कमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी आ जाता है, फिर पेपर मनी आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है बैंक मनी। तो आज हम पहुंच गए कहाँ पर, बैंक मनी पर डिस्कस करते करते, ठीक है। इस बैंक मनी के बारे में आज हम देखेंगे कि बैंक मनी से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखिए चेक और डिमांड ड्राफ्ट होते हैं। जो पेपर ऑर्डर होते हैं ना, उसमें आता है चेक और डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना। और चेक जो है, इससे रिलेटेड कानून लाया गया था वायसराय रिपन के द्वारा। कब? 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? ताकि चेक डिसऑनर और फोर्जरी वाला जो काम हो वो ना हो। जैसे डिसऑनर का मतलब क्या है, जैसे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है और आपने बना के दे दिया 5 लाख रुपए का चेक और अकाउंट में आपके है ही नहीं 5 लाख रुपए, है ना, तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो अगर चेक डिसऑनर हुआ तो इसके ऊपर पेनल्टी लगती है। ऐसे तो आदमी कुछ चीज़ें खरीद सकता है और चेक दे देगा और उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो धोखा हो जाएगा ना। तो इस धोखा और इस डिसऑनरिंग से बचने के लिए, इसे रोकने के लिए वायसराय रिपन जो है वो लेके आए थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 2 वायसराय हुआ करते थे, एक रिपन और एक होता था लीटन। लीटन आता था पहले 1876 से 1880 के बीच में, हिस्ट्री में वैसे मैंने बता दिया है। और रिपन आते हैं 1880 से 1884 के बीच में। जितने खराब होते हैं ये लिटन साहब, उतने ही अच्छे होते हैं रिपन साहब। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है ना कि पॉलिटी जो है वो डिसाइड करती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, है ना। तो इस टाइम पे यहाँ पर जब रिपन थे तब वहाँ पर उदारवादी दल की सरकार होती है ब्रिटेन में, और जब लिटन होते हैं तो वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार होती है। इसलिए देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन है वो डिसाइड करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ये थोड़ी सी अलग चीज़ होगी, ठीक है। अब देखिए ये एक्ट लाया गया 1881 में, ठीक है साहब। अब पार्टीज कौन से कौन 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 होते हैं चेक में, तो ऐसा हो सकता है कहीं पूछ ले, या जानने के लिए भी तो जानते रहिए। जो चेक होता है उस चेक में 3 पार्टीज होती है। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। तो ड्रॉअर कौन होता है? जो सेंडर, जो सेंड करता है चेक को, वो होता है ड्रॉअर। और ड्रॉई कौन होता है? वो बैंक होता है जिस बैंक में वो जमा किया जाता है। और पेई मतलब होता है रेसिपिएंट, जिसको पे किया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर एक चेक की रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई चेक दे दीजिए हम लोगों को, है ना। बाद में एक चेक इश्यू कर दिया जाता है। और ये ड्रॉअर हो गया जो कि सेंड कर रहा है। जैसे जैसे कि एक एक्स है और एक वाई है ना। तो एक्स मान लीजिए अगर सेंड कर रहा है चेक, है ना, तो ये एक्स क्या हो गया, ये हो गया ड्रॉअर। क्या हो गया? ये ड्रॉअर हो गया, ठीक है। अब ये सेंड कर देगा, ये देगा किसको देगा? जिसको पेमेंट करना उसको, रेसिपिएंट को, तो वो हो गया पेई। वाई हो गया पेई। अब ये वाई जो है वो किसी बैंक में तो जमा कराएगा ना इसको, तो वो क्या हो गया? ड्रॉई। ये ड्रॉई जो होता है बैंक। तो इस प्रकार से 3 पार्टीज होती है इसमें चेक में। ये आपको याद रख लेना है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। फिर चेक्स के कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टेल चेक, यानी इसे कहते हैं हिंदी में बासी चेक, है ना। एक होता है पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक। और ये होगा ओपन या बेरर चेक, ठीक है। स्टेल चेक का मतलब क्या हो गया? जिसको 3 महीने के अंदर अंदर कैश
एनकैश नहीं किया गया है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा होता है, वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली लिखा है ना, यहाँ पर वैलिड फॉर 3 मंथ ओनली। तो अगर ये 3 महीने के अंदर अंदर इसको अगर आपने एनकैश नहीं करवाया बैंक में जाके, तो फिर ये बासी चेक हो जाएगा, स्टेल चेक हो जाएगा। जानने के लिए जान लेते रहिए, यूपीएससी कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है उठा के, क्योंकि आजकल यूपीएससी को बहुत चुल्ल मची है उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, ये हो गया स्टेल चेक, यानी उसकी डेट निकल गई, अब वो स्टेल चेक हो गया। एक होता है पोस्ट डेटेड चेक, है ना। पोस्ट डेटेड चेक जो है ये किसे कहते हैं, यानी एक विशेष जो है वो तारीख होगी, है ना, स्पेशल डेट के बाद में ही इसको इनकैश किया जा सकता है, वो होगा पोस्ट डेटेड चेक, है ना। जैसे कि एक तारीख लिखी है 10/3/2017, तो ये अगर पोस्ट डेटेड चेक होगा, इसका मतलब है कि इस डेट के बाद में ही इसको, मान लीजिए कि इसको क्या किया जाएगा, इनकैश किया जाएगा। या मान लीजिए कि आज है 15 तारीख, है ना, और 15 नवंबर है आज 2024, और अब आज चेक दे दो कि भैया अभी तो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, आप एक काम करना, मैं आपको चेक दे रहा हूँ, और इस चेक पे डेट लिख देता है ये कि भैया 27 नवंबर 2024, इसके बाद में आप जो है वो इनकैश करवा लेना इसको, तो ये हो गया पोस्ट डेटेड चेक। समझ में आ गया आपको बात। पोस्ट डेटेड चेक मतलब एक डेट होगी, उस डेट के बाद में ही उसको इनकैश किया जाएगा, या उसके बाद भी इनकैश किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है ओपन या बेरर चेक। ओपन या बेरर चेक होता है जिसके ऊपर इस प्रकार से कोई भी क्रॉस नहीं लगा होता है, और जो जिसके पास ये चेक है वो आदमी जाके बैंक में इसको जमा करा देगा, तो उसके अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे, है ना। जबकि जो जैसा क्रॉस वाला चेक होता है ना, तो उस पर लिखा होता है कि ये वाली ब्रांच में पे होगा और इस वाले व्यक्ति को ही पे होगा, है ना। तो बेयर चेक हो गया, जिसको जो बेयर करता है इसको, जिसके पास है वो, उसका ही चेक हो जाता है, उसके अकाउंट में वो एनकैश कर दिया जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये हमने देख लिया चेक के बारे में, चेक क्या होता है, और चेक जो है उसके टाइप्स हमने देख लिए, पूछे जा सकते हैं एग्जाम। ठीक, उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाती है। एक होता है आईएफएससी कोड, एक होता है एमआईसीआर माइक्रो कोड। इनके बारे में आपने जरूर से सुन रखा होगा। आईएफएससी कोड के बारे में तो आपने बिल्कुल ही सुन रखा होगा, अगर आप नेफ्ट या आरटीजीएस वगैरह आप करते हैं, या आप अकाउंट से पेमेंट करते हैं किसी को, अकाउंट से नंबर सेंड, अकाउंट में अगर पैसे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो आपको आईएफएससी कोड के बारे में पता ही होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये फुल फॉर्म भी याद रखना है। पीसीएस वगैरह में ऐसे, या एसएससी वगैरह में ऐसे जो है वो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि आईएफएससी का मतलब क्या होगा, है ना। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है इसका आईएफएससी का मतलब। ये 11 डिजिट होता है, इसमें 11 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अंदर होते हैं, जिसमें एक बैंक ब्रांच जो है उसको आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जाता है। जैसे देखिए ये आईएफएससी कोड है, ये एसबीआई का वो है ना, माफ कीजिएगा, एसबीआई का है, तो यहाँ पर लिखा देखिए SBIN, तो ये हो गया आपका यहाँ पर कि हाँ ये एसबीआई का है। फिर यहाँ पर देखिए और कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, तो उसके थ्रू ये पहचान लेते हैं कि कौन सी ब्रांच है, कौन सी जगह की ब्रांच है। ये पहचानने के लिए आईएफएससी कोड का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है माइक्रो कोड, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये चेक के ऊपर होता है, और ये किस काम में आता है ये, तो ये देखिए पहले तो ये आयरन ऑक्साइड की इंक से ये लिखा हुआ होता है, ये जो आपको लिखा हुआ ना, ये होता है चेक नंबर, ये है ना, ये चेक नंबर है ना, और ये है माइक्रो कोड। इसके थ्रू जो है पहचाना जाता है ना। और जो चेक होता है उसको ऑटोमेटेड क्लियरेंस मिल जाती है इसके थ्रू। एक एक चेक को देखने की जरूरत नहीं है, इसको जो है वो मशीन रिकॉग्नाइज कर लेती है, कंप्यूटर, और फिर पता लग जाता है कि हाँ जी ये जो है वो चेक इस बैंक का है और इसके अकाउंट में जाना है, और ये सारा इसमें इससे पता लग जाता है ना, इससे रिलेटेड है। ये सब चीज़ें जो है वो चेक क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल होती है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, ये हमने देख लिया। एक इससे रिलेटेड एक और जो है शब्द चर्चा में रहता है, ओवरड्राफ्ट, है ना। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में है अभी मान लीजिए कि 50,000 रुपये, और आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है 55,000, 55,000 रुपये। तो क्या होगा, अगर आपका बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको है, तो आप जो है आपके अकाउंट में भले ही 50,000 है, आप 55,000 जो है उसका पेमेंट कर सकते हो। ये हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो आप कहोगे सर ये लोन ही नहीं हो गया। देखिए, है एक तरीके का, ओवरड्राफ्ट भी एक लोन ही होता है, पर लोन से ही डिफरेंट कैसे है। लोन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए होता है, लॉन्ग जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। जबकि ओवरड्राफ्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही
जो पेमेंट की कमी पड़ जाती है ना, शॉर्टेज, उसके लिए होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, है ना। तो एक लिमिट तक जो है ऐसा किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई थी, उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए थे, तो उन अकाउंट्स में भी 10,000 रुपये तक का जो है वहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में, और आपको 1 लाख और 10,000 यानी 1,10,000 की पेमेंट करनी है, तो आप उसको कर सकते हैं। ऐसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है। बाद में आपको इसके ऊपर देखिए ब्याज भी देना पड़ता है ना, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, और फिर अब जब आपके अकाउंट में अगली बार पैसे आएंगे तो ये उससे कट जाते हैं। ऐसा होता है ओवरड्राफ्ट, है ना। ठीक है साहब, हमने देख लिया। फिर एक होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो सर ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है? तो डिमांड ड्राफ्ट देखिए इस प्रकार का ये होता है डिमांड ड्राफ्ट। ये क्या है? ये है एक चेक, और ये है डीडी। डीडी तो आपने सुनी ही होगी। तो सर आप क्या कहोगे कि सर डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या फ़र्क है? ऐसा कोई चेक और डिमांड ड्राफ्ट में फ़र्क करने हम यहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, है ना। फ़र्क यही है कि देखिए चेक में देखिए ये सिग्नेचर यहाँ देखिए के करे हुए होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा कोई सिग्नेचर की ज़रूरत वगैरह नहीं होती है। और ये डिमांड ड्राफ्ट जो है ये मेनली किया जाता है लार्ज परचेजेस करने के लिए, या कोई फीस जमा करने के लिए। जैसे आपने भी स्कूल कॉलेज जो है या कॉलेज की फीस भरने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाई होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है वाई, है ना। तो ये है एक कॉलेज और यहाँ पर ये है एक स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को अपनी फीस भरनी है कॉलेज में, तो स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट जाएगा बैंक के पास, मान लीजिए कि एसबीआई के पास गया, और एसबीआई को जाके बोलेगा कि महाराज हमें बना दो एक डीडी। किसके नाम से? ये वाई नाम की कॉलेज के नाम से हमें एक डीडी बना दो, और 50,000 की डीडी बना दो, हमें 50,000 की फीस वहाँ पर देनी है। तो बैंक क्या करेगा? इस कॉलेज के नाम से यहाँ पर डीडी बना देगा 50,000 की, ठीक है। और एक्स जो है इसको पैसे दे देगा, और फिर ये क्या करेगा? ये डीडी बना के दे देगा एक्स को, और एक्स जाके वाई को ये डीडी दे देगा। अब डीडी जाएगा, ये एक वाई जाएगा और ये इस डीडी को जाके एसबीआई को दे देगा, और वो पैसे जो है वाई के अकाउंट में चले जाएंगे। ऐसा होता है डिमांड ड्राफ्ट, है ना। वो लार्ज परचेजेस और कुछ चीज़ों को खरीदने बेचने, जैसे कि हाउस वगैरह उनको बेचने के लिए, या फीस पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डिमांड ड्राफ्ट, है ना। ठीक है, ये देख लो डेफिनेशन। डिमांड ड्राफ्ट is a financial instrument that allows a bank to transfer money from one account to another. It is a secure and convenient way to send money and is often used for large purchases like paying fees or buying a house. ऐसे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाता है एनपीसीआई के कुछ मैकेनिज्म। तो आप कहोगे सर एनपीसीआई क्या है? पहले तो यही बता दो। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं एनपीसीआई के बारे में ही जान लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? तो ये है अपने यहाँ रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम चलाती है ये एनपीसीआई। एनपीसीआई एक कंपनी है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, है ना। और ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो 2008 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसने इस्टेब्लिश किया था? तो 10 बैंक मिल के आए थे, है ना। 10 बैंक आए साथ में, और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी कंपनी बनाते हैं, है ना। क्योंकि बैंकों ने एक ऐसी कंपनी बना दी एनपीसीआई, जो कि रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है उसको चलाएगी, है ना। अगर अलग अलग बैंक अपना अपना पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम चलाते तो जो है ना वो एक इनकन्वीनियंट हो जाता, और उनको ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते। तो उन्होंने एक कंपनी बना ली, है ना। और वो कंपनी काम करेगी, जो रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसको देखने का काम करती है ये कंपनी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। 10 बैंक आए थे, 100 करोड़ की कैपिटल इन्होंने लगाई, और जो है एनपीसीआई को बना दिया। उसके बाद में देखिए इसमें पेटीएम, फ़ोनपे और अमेजन पे जो है ये भी आके मिल जाते हैं, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एनपीसीआई का। एनपीसीआई जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बहुत अच्छी खासी जो है वो भूमिका निभाता है, रोल जो है इसका है ना। जैसे कि आपने यूपीआई और भीम सुना होगा, है ना। जैसे यूपीआई है, भीम, ये कौन चलाता है? ये एनपीसीआई ही चलाता है। तो हमने जान लिया एनपीसीआई क्या है। तो इस एनपीसीआई के कुछ पेमेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि एक होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम और एक होता है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अब आप कहोगे सर ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? देखिए आप जो है मान लीजिए एक्स है, एक्स जो है वो वाई को एक चेक देता है ना। तो एक्स क्या करेगा? अपने बैंक, इसका मान लीजिए इसका है एक्सिस बैंक में इसका अकाउंट है ना।
तो ये क्या करेगा, अपने अकाउंट बैंक के नाम से जो है इसका जो अकाउंट में चेक होगा उसके नाम से ये चेक बनाएगा, है ना, वाई के नाम से, और ये चेक दे देगा वाई को ले जाके। वाई क्या करेगा, मान लीजिए वाई का अकाउंट है वो है एसबीआई में, है ना, तो वाई जाके इसको जमा करा देगा एसबीआई में, है ना। अब क्या होगा, ये जो हाँ यहाँ पर एक्सिस बैंक है, ये इसकी वास्तविकता में क्या होगा, ये वाला माफ कीजिएगा, ये जो एसबीआई है, अब चेक किसके पास है, इसके पास है ना। तो ये एसबीआई जो है इसको चेक भेजना चाहिए किसको, एक्सिस बैंक को, क्योंकि एक्सिस बैंक तो इसको इस चेक के पैसे देगा। भाई एसबीआई ने तो वो पैसे वाई को दे दिए, मान लीजिए 50,000 का चेक था तो 50,000 एसबीआई ने वाई को दे दिए, मगर एसबीआई तो पैसे लेगा ना, तो एसबीआई किससे लेगा, एक्सिस बैंक से लेगा, क्योंकि एक्स का अकाउंट किसमें है, एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो अब ये एसबीआई क्या करेगा, ये बैंक जो ये चेक जो है इसको एक्सिस बैंक को भेज देगा, किसमें, ट्रक में रख के भेज देगा कि लो भैया ये आपका चेक है और हमें 50,000 का आप पेमेंट कर दो, क्योंकि हमने वाई को दे दिया, ठीक है साहब। पर ऐसा करना, और हो सकता है कुछ उल्टा भी हो, इसका रिवर्स भी हो कि एसबीआई को एक्सिस बैंक को पैसे देने हो, एसबीआई को कुछ चेक भेजना, है ना। तो ऐसा बार बार ट्रक इधर से इधर भेजना, गाड़ी इधर से इधर भेजना, इससे इसके बजाय क्या होगा, ये एसबीआई जो है ये क्या करेगा, इस चेक को स्कैन करेगा, ऐसे स्कैन कर लेगा और भेज देगा एक्सिस बैंक को कि भैया ये जो चेक है ये देख लीजिए, हमने आपको अकाउंट्स में ये हमने पेमेंट कर दिया है, अब आप एक काम करो, ये 50,000 जो है ये हमें भेज दो। तो ये सुविधा कारक हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो है ये है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, स्कैन चेक इमेजेस भेजी जाती है फिजिकल की जगह, यानी कि फिजिकल चेक ये लेकर यहाँ से यहाँ जाए, इसके बजाय है कि स्कैन करो चेक को और वो फोटो भेज दो अगले बैंक को, और वो बैंक जो है आपको पेमेंट कर देगा। इससे फास्ट प्रोसेसिंग और क्लियरेंस हो पाएगा, है ना, ठीक है साहब। अब आ जाता है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए होता क्या था कि चेक में मान लीजिए किसी आदमी ने लिखे 50,000, ऐसा लिख के दे दिया कि 50,000 जो है चेक में लिख दिया कि इसका पेमेंट कर दो, पे 50,000 रुपीज टू एक्स वाई किसी को भी। अब कुछ लोग क्या करते थे, इस 50,000 के आगे एक जीरो और लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 5 lakhs बन गए, है ना। तो ऐसी चीटिंग कुछ लोग कर लेते। तो इस चीटिंग को रोकने के लिए क्या होगा, मान लीजिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक्स है, ये एक्स जो है ये भेज रहा है 50,000 का चेक, तो ये एक्स क्या करेगा, इस 50,000 के चेक की, माफ कीजिएगा, एक्स क्या करेगा, इस 50,000 के चेक की ले लेगा पिक्चर, इसकी फोटो ले लेगा, और जो है इसका जो बैंक है मान लीजिए एक्सिस बैंक है, तो ये एक्सिस बैंक को भेज देगा कि महाराज देखो ये हमारा जो है अमाउंट है 50,000, आप एक काम करना 50,000 का ही पेमेंट करना। अब जब चेक को जब ऑनर करने की का टाइम आएगा, तो एक्सिस बैंक देखेगा कि हाँ भाई एक्स जो है इसने भेजी थी फोटो 50,000 की, और अब इस ये जो चेक है ये कितने का है, 50,000 का, दोनों मैच हो रहे हैं तो पेमेंट कर दिया जाएगा। और अब ये देखेगा कि भाई इसने तो 50,000 का भेजा था और इसने तो 5 lakhs कर दिया, तो अब ये क्या करेंगे, इसको फ़ोन करेंगे या पूछेंगे कि भाई साहब आपने क्या 5 lakhs का जो है पेमेंट किया था, या तो ये जो है उस टाइम पे चेक को ऑनर ही नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, है ना, ताकि इसमें क्या होगा, वो मैच कर लिया जाएगा चेक को, है ना। मैचेस चेक डिटेल एंटर्ड बाय सेंडर एंड बैंक रिकॉर्ड्स, है ना। तो जो सेंडर ने जो डिटेल भर के दिया उसमें उसको बैंक जो है वो मैच करके देखेगा कि क्या ये दोनों जो चेक है वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या काम आएगा, ये फ्रॉड रोकने के काम में आएगा, क्योंकि ऐसा फ्रॉड नहीं होगा, अभी 50,000 की जगह 50,000 की जगह 5 lakhs का पेमेंट नहीं होगा, तो फ्रॉड होना रुक जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स या डिजिटल पेमेंट्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स या डिजिटल पेमेंट समझें, उससे पहले हम देखेंगे कि हाँ इससे रिलेटेड और कौन सी टर्म है। तो एक है अपने यहाँ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 का, इसके अकॉर्डिंग जो है आरबीआई रेगुलेट करता है डिजिटल पेमेंट्स को। जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि आज अगर आप देखें तो आप यूपीआई करते हैं, आप नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, है ना, ये सब सिस्टम जो होता है इनको रेगुलेट करेगा आरबीआई जो है, इनको जो डिजिटल पेमेंट होता है उनको रेगुलेट करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग। अब एक आता है यहाँ पर कंसेप्ट कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सीबीएस। ध्यान से समझना, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही फेंक रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी एमसीक्यूज दिखाऊंगा भी मैं आपको, है ना। कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, तो एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है ना। भाई बैंक्स भी तो कोई सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे ना, अपना पूरा पेमेंट सिस्टम चलाने के लिए कुछ तो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते होंगे, तो वही सॉफ्टवेयर है कोर बैंकिंग सोल्यूशन।
इसमें क्या हो गया, इस सारे बैंक एक ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे और फिर जो है बिना किसी एक ब्रांच में जाए दूसरे ब्रांच में भी आदमी जो है अपना पेमेंट के बारे में और पूरे अकाउंट के बारे में जानकारी पूरी हासिल यहाँ पर कर सकता है ना। जैसे कि ऐसे कॉर बैंकिंग सोल्यूशन के एग्जांपल है फिनेकल है, बैंक सी एस है, एक है ई कुबेर। तो ये ई कुबेर को याद आपको रखना है। ई कुबेर सीबीएस का इस्तेमाल करता है आरबीआई। आरबीआई भी तो अपना काम करता है ना, करेंसी इशू करता है और भी बहुत सारे काम करता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तो करता होगा ना, तो वो है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, है ना। तो आरबीआई की जितनी ब्रांचेस होगी जहां जहां पर, तो वो सारी इस एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से पूरी की पूरी जुड़ी होती है एक जगह से, है ना। ठीक है साहब, तो ये हो गया ए सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम एनेबलिंग एक्सेस टू अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच। तो किसी भी ब्रांच से इस सॉफ्टवेयर की मदद से, इस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम की मदद से अकाउंट्स को एक्सेस किया जा सकता है। आप ऐसा समझो कि मान लीजिए जैसे कंपनी नहीं होती कि कोई एक्स कंपनी है, मान लीजिए वो किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है ना, और इसके जितने भी ऑफिस हैं, फिर ए वाला ऑफिस है एक यहाँ, मान लीजिए कि ये है दिल्ली में, ये मान लीजिए कि ये हरियाणा में है, तो फिर क्या होगा कि इस सॉफ्टवेयर कोई भी एक एक्स वाई सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प सब यही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है दिल्ली वाले ऑफिस के हरियाणा वाले ऑफिस की वजह के बारे में, सब के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है यहीं से। तो ऐसा ही होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ जाते हैं। मोटा मोटी आपने नाम सुना होगा आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस, है ना। तो ये है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब हम इनके बारे में जानकारी हासिल ये करनी है कि कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो कौन रन करता है, यानी आरबीआई करता है या एनपीसीआई करता है, ठीक है। फिर इनमें पेमेंट कैसे होता है, इंस्टेंट होता है कि टाइम लगता है, ठीक है। ये क्या वीकली होता है या जो है वीकडेज में ही होता है या हो सकता है कि 24/7 होता है, ये सब जानकारी यहाँ पर हासिल करने वाली चीज़ है ना। तो पहला होता है आरटीजीएस, है ना। आरटीजीएस जो होता है इसमें पेमेंट होता है इंस्टेंट, 24/7 यहाँ पर पेमेंट किया जा सकता है, कभी भी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, दिन में, दोपहर, रात, कभी, है ना। ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर देखिए बड़े बड़े ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, बड़े ट्रांजैक्शन, बिग अमाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है आरटीजीएस, है ना। और यहाँ पर पहले फीस लगती थी आरटीजीएस की, पर 2021 में 2021 में जो है आरबीआई ने यहाँ पर इस फीस से एग्जाम्प्ट कर दिया। अब जो है वो फीस नहीं देनी पड़ती आरटीजीएस करने के लिए। और कौन प्रोवाइड करता है, तो ये बैंक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। आरटीजीएस बैंक ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है नेफ्ट, एनईएफटी। नेफ्ट जो होता है उसमें पेमेंट जो है वो इंस्टेंट नहीं होता है, इसमें 30 मिनट्स का इंटरवल पर जो है पेमेंट होते हैं, यानी आपने पेमेंट कर दिया तो 30 मिनट्स के बाद में जो है वो सेटलमेंट होता है, तब आपका पेमेंट होता है, इंस्टेंट पेमेंट नहीं होता। ये भी 24/7 चलता है और इसमें भी 2021 के बाद में कोई फीस नहीं लगती है। और नेफ्ट जो है ये भी कौन चलाता है, ये बैंक्स जो है वो नेफ्ट जो है वो चलाते हैं। फिर है आईएमपीएस। तो आईएमपीएस जो है ये, इसमें पेमेंट होता है इंस्टेंट, जैसे यूपीआई होता है ना, हाँ तो वो आईएमपीएस उसमें यही काम करता है, आईएमपीएस इंस्टेंट पेमेंट होता है इसमें, ठीक है। ये भी 24/7 काम करता है। और यहाँ पर देखिए फीस जो है आईएमपीएस में लगती है, आप कभी यूपीआई करके देखना किसी को, उसमें फीस लगती है ना, कुछ 0.28 ऐसा है, कुछ ऐसा फीस लगती है ना। तो वो फीस यहाँ पर अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है, कि सेम बैंक में कर रहे हो तो कुछ कम लगेगी, या अलग बैंक में कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा लगेगी, है ना। और ये आईएमपीएस जो है ये कौन चला सकता है, तो ये बैंक भी चला सकता है, और वॉलेट जो है जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह, ये भी जो है आईएमपीएस चला सकते हैं। इसलिए तो आप पेमेंट पेटीएम वगैरह से, फ़ोन पे से पेमेंट कर देते हो तो वो हाथों हाथ हो जाता है ना, जैसे आप भेजते हो उधर 50 रुपये प्राप्त हुए भाइयों बहनों, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आईएमपीएस, है ना। हालांकि अब जो है ये बैंक, ये नेफ्ट और आरटीजीएस जो है ये भी शायद ऐसा कोई प्लान है कि ये भी जो है वो ये वॉलेट वगैरह भी ये कर सकते हैं इसको, है ना। ये एक बार थोड़ा सा यहाँ पर आप कर लीजिएगा। अब देखिए ये आरटीजीएस और नेफ्ट के सामने मैंने लगाई है आरबीआई की फोटो, और आईएमपीएस के सामने मैंने लगाई है एनपीसीआई की फोटो। इसका कुछ तो उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है, आरटीजीएस और नेफ्ट इसको रेगुलेट और रन कौन करता है, आरबीआई। और आईएमपीएस जो है इसको रन कौन करता है, एनपीसीआई। ये आपको याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखने वाली चीज़ है। आरटीजीएस और नेफ्ट को आरबीआई रेगुलेट करता है और आईएमपीएस को एनपीसीआई रेगुलेट करता है। माफ़ कीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है यहाँ पर एक और कंसेप्ट, ये है एलपीएसएस, मतलब लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम।
एनईएफटी और आरटीजीएस के जैसे ही एक ये एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस जो है उसके जैसे ही ये एक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है ये भी, है ना। ये कब इस्तेमाल आता है, तो ये इमरजेंसी जो है वैसी कंडीशन में काम आता है, जैसे वॉर हो गया, है ना, या हो सकता है कि कोई डिजास्टर आ गया, उस टाइम पे जो है ये लाइट वेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कम स्टाफ के साथ में, बहुत कम बिजली के साथ में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम खपत होगी, वो बहुत कम स्टाफ के साथ में ये लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम काम कर सकता है ना। तो जैसे कि ड्यूरिंग डिजास्टर और वॉर्स में ये काम आता है, माफ़ कीजिएगा, डिजास्टर और वार्स के रूप के ड्यूरिंग ये काम आता है ना, और ये मिनिमम स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम कर सकता है। इतना इसके बारे में जानना है, बाकी और इसके बारे में पीएचडी करना तो आप गूगल करके कर सकते हैं, मगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि पूछ ले एक लाइन में कि लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इज, तो आएगा कि ये ऑल्टरनेटिव है नेफ्ट और आरटीजीएस का इमरजेंसी में काम करने के लिए। ठीक है साहब। अब देखिए जो मैंने इतना पढ़ाया, अब आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या कंसेप्ट से बोरिंग से फैक्ट बताए जा रहे हैं, है ना। तो ये जो पहला चैप्टर है ना, ये है ही एक्चुअली इसमें फैक्ट ही भरे पड़े हैं और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर हम देखें प्रीलिम्स, तो प्री की दृष्टि से देखें तो हम ये फर्स्ट चैप्टर जो है मनी और बैंकिंग वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे फैक्चुअल बनते हैं। देखिए यूपीएससी प्री में 2016 में 16 में बन गया था क्वेश्चन, द टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन मीन्स। देखिए जो ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ होती है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया आपको लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, आप बोलोगे सर आपने तो इतना सा बता दिया, इतने समय क्या होगा, है ना, अगर एग्जाम में हो जाए तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो थोड़ी सी चीज़ें इनके बारे में जानना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पर, है ना। तो देखिए कॉर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में क्या क्वेश्चन आया, द टर्म कॉर बैंकिंग सोल्यूशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस फॉर अकाउंट एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन, बी इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन, सी प्रोसीजर फॉर टेक ओवर ऑफ ए बैंक विद हाई एनपीएस, और डी ऑल ऑफ द अबव। सोचिए एक बार वीडियो पॉज करके, सोच लिया। अब देखें सबसे पहले तो सी देखते हैं, प्रोसीजर फॉर टेक ओवर ऑफ ए बैंक विद हाई एनपीएस, क्या ऐसा हमने कुछ डिस्कस किया अभी, नहीं, तो बिल्कुल ये तो नहीं है, तो ऑल ऑफ द वो भी नहीं हो सकता, तो डी भी गया, है ना। ऐसा एलिमिनेट करते चलना। बाद में इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन, तो क्या मैंने ऐसा डिस्कस किया कि आरबीआई का जो है वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा, क्या मैंने ऐसा डिस्कस किया, तो जो सर ने डिस्कस नहीं किया तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या, ये नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस फॉर अकाउंट्स एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन, है ना, यानी एक ब्रांच जो है वो दिल्ली में है, एक ब्रांच यहाँ पर हरियाणा में है, तो यहाँ पर ये ब्रांचेस जो है यहाँ पर सीमलेसली एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकती है और यहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है अकाउंट्स को इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। आरबीआई जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, ई कुबेर कॉर बैंकिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करता है आरबीआई, ये भी याद रखना है। अब 2023 में ईपीओ, ये भी यूपीएससी करवाती है, मतलब ईपीओ के एग्जाम में देखिए अभी तो नया नया है, क्या क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट 1, आरटीजीएस एंड नेफ्ट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। स्टेटमेंट 2, एनपीसीआई इज प्रमोटेड बाय बैंक्स। अब देखो वीडियो पॉज करो और एक बार सोच के देखो, 30 सेकेंड्स आपके पास, सोच लिया, क्या आपने आंसर सोचा इसका, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखिए पहला आरटीजीएस एंड नेफ्ट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई, तो क्या ऐसा है, अभी हमने देखा, यहाँ देखो ये आरटीजीएस और एनईएफटी, इसके आगे फोटो किसकी लगी है, आरबीआई की, तो इसको रेगुलेट कौन करता होगा, ऑन एंड ऑपरेट कौन करता होगा, आरबीआई करता होगा भाई, एनपीसीआई नहीं करता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, तो जहां जहां है बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये गलत गया, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट गलत है, सीधा आंसर आ गया बी, 1 इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। अब देखिए सेकंड देख लेते हैं, एनपीसीआई इज प्रमोटेड बाय बैंक्स, तो हाँ मैंने बताया कि एनपीसीआई 2008 में इसको बनाया गया था और 10 बैंक्स ने मिलकर बनाया था ना इसको, तो प्रमोट करने का मतलब वही है, इन बैंकों ने मिलकर इसको बनाया है ना। अब आपको सर आपने प्रमोट करने का तो वर्ड बताया नहीं है ना, कुछ चीज़ें तो आपको सोचनी पड़ेगी ना, इतना बच्चे वाला दिमाग में नहीं चलेगा ना यूपीएससी में। तो 10 बैंक ने मिलकर इसको प्रमोट किया था, है ना, 10 बैंक ने मिलकर इसे बनाया था, तो वो इनको प्रमोट किया गया था, तो एनपीसीआई इज प्रमोटेड बाय बैंक्स। देखिए अब यूपीएससी ने यहाँ 10 भी नहीं पूछा कि 10 बैंक ने किया कि 20 बैंक ने किया, ऐसा नहीं पूछा ना, एसबीआई ने किया कि एक्सिस ने किया, ऐसा भी नहीं पूछा ना, तो फालतू में ऐसे खिचड़ी में घुसने से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे एग्जाम के
के लिए यूज़फुल है हम सिर्फ वही देखेंगे। बाकी फालतू की चीज़ें देखने के लिए तो देख लो, मगर टाइम भी तो होना चाहिए ना। ठीक है साहब, ये चीज़ें हो गई। आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका हो तो आप अवश्य चैनल को शेयर कीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।